स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। आज हमारी थ्योरी की क्लास थी। आज चैप्टर जो है वो है। ओके, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। पैथोलॉजी पढ़ेंगे हम। वेटनरी पैथोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हम करने वाले हैं। थर्सडे और फ्राइडे जो है हमारी थ्योरी की क्लासेस हैं। फिर ये 3 दिन हमारी पोल्ट्री के एमसीक्यूज, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है ये सब आपको पता होगी कि जो स्टडी ऑफ डिजीज है, एनिमल्स में जो डिजीजेस की स्टडी है उनको कहा जाता है पैथोलॉजी। के वो क्यों हो रही हैं, उनके काजेस क्या हैं, किससे डेवलप हो रही हैं, और क्या क्या चेंजेस बॉडी में लेके आ रही हैं, इस पूरी स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। सही है। तो फिर इसकी अब ब्रांचेस भी आपने पढ़ी होंगी। ग्रास पैथोलॉजी, जो विजिबल चेंजेस होती हैं किसी आर्गन में उसको ग्रास पैथोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक या हिस्टोपैथोलॉजी फिर उसे कहा जाता है जो सेल्स में चेंजेस आती हैं जो आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट चेंजेस आती हैं आर्गन्स में, इसको इसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो आज जो हमारे सामने ये टेबल है इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा आते हैं क्वेश्चन इन्फ्लामेशन से। डिफरेंट आर्गन्स डिफरेंट रीजन्स की इन्फ्लामेशन होती है, वो या तो वो इन्फ्लामेशन देता है खुद और कहता है कि ये किस चीज की इन्फ्लामेशन है, या उस आर्गन का नाम देता है, कहता है कि इसकी इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है। तो ये आपने समझना जरूरी है। सबसे पहले इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन बॉडी का रिस्पांस होता है किसी इंजरी, किसी इन्फेक्शन या किसी भी हार्मफुल चीज के अगेंस्ट। जो आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पांस होगा उसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। क्यों वो करती है बॉडी? ताकि उस काज को या डैमेज को खत्म करके हीलिंग को स्टार्ट कर सके। जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो आप देखेंगे तो कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। तो इन्फ्लामेशन से जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको किल किया जाता है। जी, पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है, ताकि उसकी रिपेयरिंग या हीलिंग हो सके। फिर इसकी डिफरेंट साइन होती हैं, ये इसे हम नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे पहले रेडनेस होती है, फिर हीट होती है, फिर सोइलिंग होती है, फिर पेन होता है, और फिर बॉडी का या जो भी जिस आर्गन में उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट इसकी साइंस भी होती है। तो ये ओवरऑल इन्फ्लामेशन का कंसेप्ट है, ये आप सबको पता होगा। तो यहां से अभी ये पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपके लिए वीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर याद रखनी है कि कौन कौन सी इन्फ्लामेशन हमने याद रखनी है। सबसे पहले आपने यहां से याद रखना है बाइल डक्ट की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है। जो यूनिक नेम होते हैं वो पेपर में आते हैं। बाइल डक्ट आपने याद रखनी है। सबसे पहले समझते हैं बाइल डक्ट किसे कहा जाता है। ये एक डक्ट होती है जो बाइल को लेके आती है लिवर गाल ब्लेडर से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। सबसे पहले यहां से एक दो और एमसीक्यूज भी रिवाइज करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि बाइल जो है, सबसे पहले बाइल जो होती है ना वो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद देती है। एक लोकेट की तरह प्रोडक्शन होती है। कहाँ पे बाइल बनती है अगर पूछा जाए कि बाइल प्रोड्यूस्ड इन, तो आपने याद रखना है लिवर। लिवर में ये प्रोड्यूस्ड होती है, लिवर बाइल को बनाता है। दूसरा एमसीक्यूज का कैसे आपने याद रखना है कि बाइल स्टोर कहाँ पे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वीओ के हवाले से, कि बाइल स्टोर होती है गाल ब्लेडर में। ठीक है, बाइल स्टोर होती है गाल ब्लेडर में। और यहां से एक और एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है, गाल ब्लेडर इज एब्सेंट इन, ये भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। किस में एब्सेंट होता है? हॉर्स में एब्सेंट होता है। ठीक है। तो गाल ब्लेडर स्टोर करता है बाइल को, बाइल को बनाने का काम कौन करता है? प्रोडक्शन का लिवर करता है। और इसको जो लेके आता है, कैरियर होता है, वो होती है बाइल डक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके आती है, ताकि वेस्ट वगैरह को रिमूव किया जाए लिवर से और फैट की डाइजेशन हो सके। अभी इस डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहा जाता है कोलनजाइटस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पेपर में आ सकती है कि बाइल डक्ट की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? कोलनजाइटस कहा जाता है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बोन मेरो, बोन मेरो की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोमेलाइटस। ये भी नाम आपने याद रखने हैं, ओस्टियोमेलाइटस। ये कहा जाता है बोन मेरो की इन्फ्लामेशन को।
ब्रेन आपको ऑलरेडी काफी डिजीजेस में बताया है, इंसेफ्लाइटिस, ये ब्रेन के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है सीकम। सीकम की आपकी व्यू में भी काफी दफा आ चुकी है, 2020 में भी आई थी, फिर 23 में भी आई थी। सीकम ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, पाउच लाइक जो है ना स्ट्रक्चर होती है लार्ज इंटेस्टाइन पे, जो फर्मेंटेशन ऑफ फूड का काम करती है। जो हमने आपको पता होगा हाइंड गट फर्मेंटर्स पढ़े थे, जिसमें हॉर्सेस रैबिट वगैरह, उसमें आपको भी बताया था सीकम का काम। ये फर्मेंटेशन फाइबर वगैरह को ब्रेक डाउन करती है, फिर वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम, या डाइजेस्टेड फूड जो है जो लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रहा है उसको मदद देता है आगे जाने के लिए। यह सीकम का काम होता है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसकी इन्फ्लामेशन को कहा जाता है टेफ्लाइटस। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, देखो ये यूनिक नाम है। यूनिक जो नेम होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आती हैं। आप कोशिश करेंगे सीका में तो आपको ऑप्शन में इससे रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये देखो सीकम कहाँ है, टेफ्लाइटस अलग वर्ड है, तो इसलिए ये पेपर में आते हैं। तो ये आपने याद रखना है, टेफ्लाइटस किसकी इन्फ्लामेशन है, सीकम की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। फिर आपने याद रखना है कॉर्निया। कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, कॉर्निया क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का। ठीक है, जो लाइट वगैरह आई में इंटर होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ फोकस पॉइंट होता है विजन का। तो ये आई का पार्ट है कॉर्निया। और ये यहाँ से हमने एवरीडे साइंस में एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जो आई डोनेटर्स होते हैं, जो आई को डोनेट करते हैं, उसका कॉर्निया का पार्ट लिया जाता है। ये आपने एवरीडे साइंस का भी यहाँ से क्वेश्चन रिवाइज करवा दिया आपको। कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है केराटाइटस। ये आपने वर्ड याद रखना है, केराटाइटस। ये भी 2023 पोल्ट्री के पेपर में शायद आया था, कॉर्निया। कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को केराटाइटस कहा जाता है। फिर है ये ड्यूरामेटर ऑफ ब्रेन। ड्यूरामेटर ऑफ ब्रेन क्या होता है, ये होता है आउटर मोस्ट या टफ कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, ताकि ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए या उसको स्टेबलाइज किया जाए, उसको ड्यूरामेटर कहा जाता है। तो ड्यूरामेटर ऑफ ब्रेन की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है पेची मीननजाइटस। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में आए, बट आपको पता होना चाहिए। पेची मेननजाइटस ड्यूरामेटर ऑफ ब्रेन को कहा जाता है, एक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आई लिड। आई लिड भी आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में इसका भी यूनिक टर्मिनोलॉजी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आई लिड क्या है, ये भी जो है ना स्किन की जो आई की जो कवरिंग प्रोटेक्शन वाला कवर होता है, जो फोल्ड हो जाता है, उसको कहा जाता है, ताकि ये आई लिड आईज को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से या किसी इंजरी वगैरह से, या टीयर्स वगैरह को स्प्रीड करने में मदद देता है। इसकी इन्फ्लामेशन को कहा जाता है बेलीफ्राइटस। वेरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिक नाम है ये भी, बेलीफ्राइटस। तो ये भी आपने याद रखना है, आईलिड की इन्फ्लामेशन। फिर गाल ब्लेडर ऊपर आपको बताया था, गाल ब्लेडर की इन्फ्लामेशन को कोलियोसिस्टाइटिस कहा जाता है। ये भी आपने याद रखनी है, कोलियोसिस्टाइटिस गाल ब्लेडर की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। हार्ट वगैरह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेस्टाइन आपको बताया एंटराइटिस, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरिस ये भी आइस का पार्ट है, तो इसकी इन्फ्लामेशन को आयराइटिस कहा जाता है। ये देखो इनके नाम से हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े यूनिक जो होते हैं वो आते हैं। किडनी की इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस कहा जाता है। फिर आता है लेक्रिमल ग्लैंड, ये भी आपने याद रखना है, इसका भी थोड़ा सा यूनिक नेम है, टर्मिनोलॉजी है इन्फ्लामेशन की, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। लेक्रिमल ग्लैंड आईज के ऊपर होता है, जो टीयर्स वगैरह आंसू वगैरह बनते हैं ये ग्लैंड बनाता है, ताकि आईज के सरफेस को मॉइस्चर दे सके। तो इसकी इन्फ्लामेशन को डेक्रियोएडनाइटिस कहा जाता है। यह भी अच्छा खासा एमसीक्यूज आ सकता है, यूनिक नेम है। डेक्रियो एडनाइटस किसकी इन्फ्लामेशन को कहा जाता है, लेक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। लिवर आपको पता है हेपाटाइटिस, लंग्स को निमोनाइटिस, लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड भी हम याद रखते हैं, लिम्फ लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन को लिम्फ एडनाइटिस कहा जाता है, लिम्फ एडनाइटिस। ठीक है, लिम्फ नोड। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड, ये भी याद रखिएगा, स्लेवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को
साइला एडनाइटस कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सिलेवरी ग्लैंड की। सिलेवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को साइला एडनाइटस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्किन तो डर्माइटस। स्पर्मेटिक कार्ड भी आपने याद रखनी है। स्पर्मेटिक कार्ड की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है फनिक्यूलाइटिस। यह भी यूनिक नेम है इसलिए बता रहा हूं, फनिक्यूलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड। ये भी आपने याद रखिए। स्पर्मेटिक कार्ड क्या होती है? बंडल ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो टेस्टिस से एब्डोमिनल कैविटी तक कनेक्टेड होती हैं, स्क्रोटम वगैरह को सपोर्ट करती हैं। तो इसकी इन्फ्लामेशन को फनिकुलाइटिस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टमक। ठीक है, स्टमक की भी आती है क्योंकि हम इसमें स्टमाटाइटिस करते हैं। स्टमक की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है गेस्ट्राइटिस। ये वर्ड आपने याद रखिएगा क्योंकि अब जो भी जिसका भी स्टमक का इशू होता है वो गेस्ट्रो डॉक्टर के पास जाता है। तो इससे आपने याद रखिएगा स्टमक की इन्फ्लामेशन को गेस्ट्राइटिस कहा जाता है। टेस्टिकल्स तो आपको बताया था पहले भी, टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन को ओरकाइटस कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है वैसे, टेस्टिकल्स ओरकाइटस। वजाइना की इन्फ्लामेशन को वेजिनाइटस कहा जाता है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। यह इंपॉर्टेंट है माउथ। माउथ की भी आ चुकी है आपके पेपर में। माउथ की इन्फ्लामेशन को स्टमटाइटिस कहा जाता है। ये वर्ड ये इसमें आपने स्टमक में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टमक की इन्फ्लामेशन को गेस्ट्राइटिस कहा जाता है। माउथ या ओरल कैविटी की इन्फ्लामेशन को स्टोमाटाइटिस कहा जाता है। यह वर्ड आपने याद रखिएगा इसलिए ये पेपर में भी आता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। माउथ या ओरल कैविटी की इन्फ्लामेशन को स्टोमाटाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ओवरी, ओवरीज की इन्फ्लामेशन को ओफ्राइटस कहा जाता है। उसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट है ओविडक्ट, इसका बहुत ही यूनिक नेम है टर्मिनोलॉजी का, यह भी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओविडक्ट की इन्फ्लामेशन को सल्पनजाइटिस कहा जाता है। यह भी आपने याद रखनी है। सल्पनजाइटिस किसकी इन्फ्लामेशन है? ओविडक्ट की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। उसके बाद है टंग। टंग की इन्फ्लामेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टंग की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है ग्लोसाइटस। ठीक है, ग्लोसाइटस इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस की इन्फ्लामेशन को मेट्राइटस कहा जाता है। ठीक है। वेन्स, वेन्स की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है फ्लेबाइटस। वेन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। वेन की इन्फ्लामेशन को फ्लेबाइटस कहा जाता है। तो ये कुछ जो है ना यूनिक टर्मिनोलॉजीज थी जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह अगर आप ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं, तो आपका अगर कोई इन्फ्लामेशन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा, वो कंसाइज मटेरियल में है जो हमारी रहेंगी, फिर वहां से भी करेंगे। जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताई है ये आपने जरूर देखनी है, इनको रिवाइज करना है। ये इनफ है पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने हमने ये वाले किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना क्या चीज है कि पैथोजेनोमिक लेशंस ऑफ डिजीज। अभी लेशंस किसको कहा जाता है? लेशंस का ये कहते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल चेंज आ जाए या स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए किसी टिश्यू में या किसी आर्गन में। किससे? किसी इंजरी से या किसी डिजीज से किसी आर्गन या टिश्यू में कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए उसको लेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अभी कुछ इसमें भी ग्रास लेशंस होते हैं जो इधर लिखे भी हुए हैं। ग्रास लेशंस वो होते हैं जो नेक्ड आई से नजर आते हैं, जो आप देख सकते हो, जैसे एब्सेस है, ट्यूमर है, हेमरेजेस हैं, वो आप खुद देखते हो। कुछ होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेशंस जिनको आप देख नहीं सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है। और पैथोजेनोमिक किसे कहा जाता है? वो लेशंस वगैरह या जो किसी स्पेसिफिक डिजीज से या पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट हो उसको कहा जाता है पैथोजेनोमिक। ठीक है, डिजीज फिंगरप्रिंट वगैरह। तो अभी है वायरल डिजीज, तो इनके कुछ जो है ना पैथोजेनोमिक लेशंस वगैरह या ग्रास लेशंस जो इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के हवाले से वो बता रहा हूँ। जैसे एफएमडीए। ठीक है, एफएमडी डिजीज में हमने पढ़ी हुई है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या आ सकता है कि लेशंस ऑन कोरोनरी बैंड एंड टीट्स। कोरोनरी बैंड्स जो होती है वो जो हूफ्स होते हैं ना एनिमल्स के, जो उनकी वहां पे एक स्ट्रक्चर होती है कोरोनरी बैंड की,
तो वहां पे भी जो हमने पढ़े थे एफएमडी में के फीट पे भी बनते हैं, फुट रीजन पे भी, तो ये वही बात है। वहां पे और मेमोरी ग्लैंड या टीट्स वगैरह पे भी लेशंस वगैरह ये एबनॉर्मल चेंजेस देखी जाती है। कोरोनरी बैंड स्ट्रक्चर होती है जहाँ से हूफ्स वगैरह फीट से ग्रो करते हैं, तो वहां पे होते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ग्रास लेशंस में क्या है कि टाइगर हार्ट एंड काफ, ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि टाइगर हार्ट इन काफ किस डिजीज में होता है, तो ये भी एफएमडी में होता है। ठीक है, टाइगर हार्ट किसे कहते हैं कि मतलब उसका जो मायोकार्डियम होता है ना, हार्ट का मसल्स लेयर, वहां पे इतनी इन्फ्लामेशन हो जाती है कि वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या उसका जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है पूरा, या पेल कलर का हो जाता है, टाइगर की स्किन की तरह, इसलिए इसको टाइगर हार्ट कहा जाता है। ये काफ जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ये साइंस देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइगर हार्ट एंड काफ किस डिजीज में होता है, एफएमडी में होता है। ठीक है, उसके बाद है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं डिजीज, और ये आपको बताया है कि ये पाकिस्तान से एलिमिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है रिंडर पेस्ट। तो इसमें आपने क्या चीजें याद रखनी है, ये वाली चीज याद रखनी है, जेब्रा स्ट्रिपिंग्स इन इंटेस्टाइन। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जेब्रा स्ट्रिपिंग इन इंटेस्टाइन कौन सी डिजीज में होता है, किस डिजीज में होता है, रिंडर पेस्ट में होता है। क्या होते हैं वहां पे, एक पेयर्स ऑफ पैचेस होते हैं इंटेस्टाइन में, लिम्फाइड ऑर्गन होता है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे इतने अल्सर्स या नेक्रोसिस बन जाते हैं, जेब्रा की स्किन की तरह इसमें ऐसे स्ट्रिप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जेब्रा स्ट्रिपिंग इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की शेप जेब्रा की स्किन की तरह हो जाती है, तो ये रेंडर पेस्ट में होता है। ब्लू टंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से तो बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुकी है, आपको बताया है, साइनोसिस ऑफ टंग, यहाँ ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ टंग हो जाती है, तो ये ब्लू टंग में ये वाजिया ही है। ठीक है, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस बोआइन राइनोट्रेकाइटिस, ये डिजीज शायद हमने नहीं पढ़ी है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, रेड नोज इसको कहा जाता है। बहुत ज्यादा नेजल कैविटी में इन्फ्लामेशन होती है, ये एमसीक्यूज डायरेक्ट आ सकता है कि रेड नोज डिजीज किसको कहा जाता है, इन्फेक्शियस बोआइन राइनोट्रेकाइटिस। बाकी ऐसा इनके कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये कुछ वायरल के इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर बैक्टीरियल में एंथ्रेक्स हम पढ़ चुके हैं, एंथ्रेक्स में आपको बताया एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड रिगर मोर्टिस, ये दोनों चीजें आपको बताई थी कि इनमें क्लॉटिंग नहीं होती है, या रिगर मोर्टिस जो होता है वो एब्सेंट होता है एंथ्रेक्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका साइन क्या था कि ब्लड ओजुइंग फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइस, जो नेचुरल होल्स वगैरह होते हैं वहां से ब्लड बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी साइन होती है एंथ्रेक्स की। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसकी एक ही आपको वहां पे भी बताई थी जब हमने डिजीज पढ़ी थी, ये वर्ड सेम वहां पे लिखे हुए हैं कि स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एरिया, जब भी ये आ जाए तो ये एचएस को पहचानने का तरीका है। सही है। ब्रूसलोसिस में क्या होते हैं, जितने भी आपको बताए थे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अगर डिजीज पूछी जाए तो ब्रूसलोसिस होगी, जैसे अबॉर्शन है, ओरकाइटस ऊपर आपको बताया, टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन को, मेस्टाइटस या मेमोरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को, ये सारे रिप्रोडक्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये ब्रूसलोसिस से होते हैं। टेटनस भी हम पढ़ चुके हैं, लोकजा कंडीशन इसको कहा जाता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, लोकजा कंडीशन किसको कहा जाता है, टेटनस को कहा जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस इसको कहा जाता है स्पॉन्टिनस अबॉर्शन, सडन अबॉर्शन, मतलब कोई भी इलनेस वगैरह एनिमल में नहीं होगी, डायरेक्ट अबॉर्शन काज करवाती है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नाम आपने याद रखना है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पॉन्टिनियस अबॉर्शन किस डिजीज में होता है, लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, लेप्टोस्पायरा से होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद लिस्टेरोसिस भी हम पढ़ चुके हैं, सर्किलिंग डिजीज इसको कहा जाता है, या फेशियल पैरालिसिस, ये लिस्टेरोसिस में हम पढ़ चुके थे। तो फिर ये भी चीज रिवाइज हो रही है हमारी, जो एयर्स आईलेड या मसल्स वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है, ड्रूपिंग्स वगैरह भर जाती हैं, इसको फेशियल पैरालिसिस कहा जाता है, या मीनन जो इंसेफ्लाइटिस, तो ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो इसका ये सर्किलिंग वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है लिस्टेरोसिस से। एक्टिनोमाइकोसिस लंपी जाम, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और एक्टिनोबेसिलोसिस को वुडन टंग या बिग हेड डिजीज कहा जाता है, ये भी आपको बताया था।
ब्लैक क्वार्टर में भी हमने पढ़ा था कि लेग की मसल्स ब्लैक हो जाएंगी या क्रेपिटेशन का साउंड प्रोड्यूस होगा। एंटीरोटॉक्सी में हमें पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया, ये वही हेमोग्लोबिन यूरिया है, पोर्ट वाइन कलर या डार्क कलर का यूरिन आता है इसमें। बोट्यूलिज्म लिम्बर नेक या लिम्बर नेक बोट्यूलिज्म को कहा जाता है। नेक वगैरह की जगह पे ट्विस्ट हो जाती है एनिमल्स में। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट साइंस थे। बाकी पोल्ट्री की इंशाल्लाह कुछ लेशंस वगैरह ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, फिर यहाँ से थोड़े रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, पैथो से। बाकी पैथो की कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे आएंगी जो हमने पढ़नी है। ये वही डिजीजेस हमने ऑलरेडी सारी पढ़ी हुई हैं। तो ये यहाँ से फिर हम पोल्ट्री की कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कुछ डिजीजेस। ये वही सेम चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं पोल्ट्री में भी, फिर हमारी रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ तक ये पोल्ट्री की करते हैं पैथो की। इन्फ्लामेशन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लामेशन पैथो से जब भी क्वेश्चन आता है तो इन्फ्लामेशन से आता है, ये आपने याद रखना है। तो इन्फ्लामेशन वाली जो चीजें आपको टेबल बताई हैं वो आपको जरूर याद होनी चाहिए।